नमस्कार। मैं धनंजय कुमार। बड़ा हल्ला चल रहा है। इंदिरा गांधी सबसे बड़ी विवादास्पद व्यक्तित्व के तौर पे हमारे सामने हैं। बीजेपी के 11 सालों में अभी देखिए इमरजेंसी के 50 साल हुए और संविधान हत्या दिवस मनाया बीजेपी ने। अब ये अलग बात है कि संविधान हत्या दिवस में लोग भागीदार नहीं हुए और लोग कह रहे हैं कि संविधान हत्या दिवस वो मना रहे हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो संविधान को माना नहीं जिनके पूर्वजों ने, वह संविधान के गीत गा रहे हैं। अभी नया ये आया है कि दत्तात्रेय होसबोले हैं, उन्होंने कहा कि ये जो संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया पंथ निरपेक्षता और समाजवादी, इसको हटाया जाना चाहिए क्योंकि ये इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान जोड़े थे। उसके बाद उपराष्ट्रपति जो है उन्होंने अपनी कथा ऐड की उसमें, और उसमें उन्होंने कहा कि प्रस्तावना को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इसमें धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को लेकर के उनको गुस्सा है और वो कह रहे हैं नासूर है, सनातन की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया गया और ये अपमान है, ये कहा उपराष्ट्रपति ने। और इस पे अब जो है बावेला मचा हुआ है। हम आपके सामने आए हैं तो कुछ हमारे साथी तो और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन कुछ चीजें मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। जरा गंभीरता से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये जो जो परिवर्तन किया गया था, समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो जोड़े गए, उसमें केवल यही जो नहीं जोड़े गए तो कुछ और चीजें भी जोड़ी गई थी। उसमें एक तो ये जोड़ा गया था कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता शब्द को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया था। उसके अलावा और भी कई सारे परिवर्तन किए गए थे, इसलिए इसको कहा जाता है मिनी संविधान संशोधन, मतलब मिनी संविधान कहा जाता है कि संविधान को लगभग बदलने का प्रयास किया गया, ऐसा आरोप लगा। और उसमें और जो परिवर्तन कुछ थे उसमें से ये था कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसमें भी परिवर्तन किया गया और अनुच्छेद 39A, 43A और 48A जोड़े गए तथा अनुच्छेद 39F में परिवर्तन किए गए। अब थोड़ा सा ये जिक्र जरूरी है क्योंकि परिवर्तन का मतलब लोग समझ लेते हैं कि अपने अनुसार चीजें कर दें। अनुच्छेद 39F में है कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से तथा स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति में विकसित होने के अवसर और सुविधाएं दी जाएंगी तथा बचपन और युवावस्था को शोषण और नैतिक और भौतिक परित्याग से बचाया जाएगा। इंदिरा गांधी के संशोधन या कांग्रेस के संशोधन को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया जिससे लगता कि जो है वो देश के नागरिकों के खिलाफ थे, लोकतंत्र के खिलाफ थे, तमाम चीज खिलाफ, सब गड़बड़ संशोधन कर दिया। ये प्रोजेक्ट किया जाता है और खास करके 42वां संशोधन की तो बड़ी चर्चा होती है, कहाँ गड़बड़ी थी और क्या क्या हुआ, आप डिटेल सुनिए, बड़ी महत्वपूर्ण है जान रही। दूसरा अनुच्छेद 39A में कहा कि समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। ये तो अच्छा किया गया, कहाँ गड़बड़ी है इसमें? अगर न्याय समान हो और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता मिले, ये तो अच्छी बात है। फिर 43A में कहा गया कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। ये तो बहुत अच्छी बात थी कि भाई जो उद्योग धंधे हैं वो खाली मालिकों का नहीं है बल्कि श्रमिकों का भी योगदान है, इससे उनको प्रॉब्लम है, लेकिन अभी कई चीजें बदली गई और वो हम बात करेंगे। ये भी अच्छा किया गया। फिर अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना, ये भी अच्छी बात है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने देखिए वो दे दिया है उनको, अंबानी जी के बेटे को, कि भैया तुम ही अब पशु पक्षी को बढ़िया तरीके से देख सकते हो, हमको कहाँ इतनी फुर्सत है सरकार को। सरकार को घूमने से थोड़े फुर्सत है, सरकार तो पूरी दुनिया घूम रही है। मोदी जी घूम रहे हैं मतलब सरकार घूम रही है, समझ लीजिए, क्योंकि मोदी जी सबके बदले घूम लेते हैं अकेले। उसके अलावा जो संशोधन किए गए थे उसमें यह था कि संसद में राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया था। अनुच्छेद 257A जोड़ा गया इसमें, और उसमें केंद्र को कानून व्यवस्था संबंधी विवादों से निपटने के लिए राज्य में केंद्रीय बलों को तैनात करने की अनुमति देता है। सीआरपीएफ भेज दिए जाते हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये सब भेज दिए जाते हैं, वो उसका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं खुद,
गृह मंत्री अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी। संसद और राज्य विधानसभाओं में कोरम की आवश्यकता समाप्त कर दी गई। उसके बाद और किया गया कि संसद को अपने सदस्यों और समितियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों पर नियमित रूप से निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल की जगह 6 साल का हो गया है ना, उस समय 42वें संशोधन में। अब उसके बाद जो है, एक तो समझिए आपकी जो 44वां संशोधन हुआ, 42वें संशोधन के बाद 44वां संशोधन हुआ, और वो 44वां संशोधन हुआ जब जनता पार्टी की सरकार आई। इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार आई। मुरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी जो है विदेश मंत्री बने, लाल कृष्ण आडवाणी सूचना प्रसारण मंत्री बने, ढेर सारे लोग मंत्री बने। खैर, हम उसने डिटेल में नहीं जाते। लेकिन इसमें क्या किया, 44वें जो संशोधन हुआ उसमें 42वें संशोधन के जो उसके प्रभाव थे उसको प्रभावी करने के लिए बेसिकली लाया गया था कि जो इंदिरा गांधी ने बदलाव किया था उसको हटाया जाए, जो गड़बड़ चीजें थी उसको ठीक किया जाए। यानी जो 42वें संशोधन को जिस तरह से बदनाम किया गया है या जिस तरह से कहा जा रहा है, उसको लेकर के आज भी उसके गीत गाए जा रहे हैं, 44वें संशोधन में उसको ठीक किया गया। और क्या ठीक किया गया, एक तो ये किया गया कि 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए प्रावधान को उलट दिया, जो अनुच्छेद 368 द्वारा सरकार को अपनी इच्छा अनुसार संविधान में संशोधन करने की अनुमति देता था। 44वें संशोधन अधिनियम ने सरकार को दी गई इस अनुचित शक्ति को निरस्त कर दिया। जो इंदिरा गांधी ने अनुचित शक्ति ले ली थी उसको निरस्त कर दिया। फिर इसमें बताया जाता है कि 44वें संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। इससे पहले राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति थी, लेकिन 44वें संशोधन ने आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह रख दिया गया कि आपातकाल तब लगाएंगे जब सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा। इसीलिए आपातकाल ये नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अघोषित आपातकाल चल रहा है। अब उसके बाद जो है अनुच्छेद 226 में संशोधन करके उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए रिट जारी करने की शक्ति बहाल की गई। उसके अलावा एक जो और महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया उसमें यह था कि आपातकालीन प्रावधानों को संशोधित किया और भविष्य में उनके दुरुपयोग को रोका, जिसने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र और शक्ति को बहाल किया, जो 42वें संशोधन अधिनियम के पारित होने से पहले उनके पास थी। इसने संविधान में मौजूद धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक आदर्शों को बहाल किया, जिससे शिकायत है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बड़ा लंबा है। लेकिन उसके बाद मिनर्वा मिल्स केस एक आया 1980 में, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उसमें कहा था कि उसके जो 42वें संशोधन में जो उस 44वें संशोधन में भी बदला नहीं गया था, उसकी जगह पे कहा कि जो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में दिए किए गए 2 बदलावों को अमान्य घोषित कर दिया। ये बदलाव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में किए गए थे। इस फैसले ने मूल संरचना के सिद्धांत को मजबूत किया और इसमें कहा गया कि ये जो सरकार के पास जो अतिरिक्त शक्ति है कि वो जो है जो निर्णय ले ले, संसद सबसे ऊपर सुप्रीम है, संसद के बाद कोई नहीं है, उसको रोका गया। और इसमें ये प्रदान किया गया कि जो असीमित शक्ति है, देखिए अनुच्छेद 368 के खंड 5 को देखते हुए न्यायालय ने इस पर जोर दिया कि कोई भी प्रावधान जो राज्य के किसी अंग को असीमित अधिकार प्रदान करता है, राज्य मतलब सरकार, असंवैधानिक है। इसके अनुसार इसे बदलने की क्षमता संसद के पास सीमित है ना, असीमित क्षमता नहीं है संसद के पास। और कहा कि देखिए इसमें न्यायाधीश वाईबी चंद्रचूड़ थे, न्यायाधीश एनएल ऊंटवालिया थे, न्यायमूर्ति एसी गुप्ता थे, न्यायमूर्ति पीएस कैलासम थे और न्यायमूर्ति पीएन भगवती थे। पीएन भगवती जो है, जो और बाकी जजेस थे उनकी राय से सहमत नहीं थे, एक अकेला ये थे जो असहमत थे इस बात से। लेकिन बाकी जजों ने, जो जस्टिस ने जो फैसला दिया उसमें ये था कि संसद के पास सीमित अधिकार है और इस अधिकार में यह है कि संसद संविधान के मूल ढांचे को बदलने के लिए शक्ति से आगे नहीं जा सकती,
केशवानंद भारती केस के मूल ढांचे के सिद्धांत की प्रासंगिकता को कम करके नहीं आंका जा सकता। कोई भी कानून या संशोधन जो मौलिक संरचनात्मक अवधारणा से परे या उससे परे जाने का प्रयास करता, उसे गैर कानूनी घोषित किया जाएगा। न्यायालय ने आगे कहा कि न्यायिक समीक्षा के अधिकार को रद्द नहीं किया जा सकता। यानी संसद ने जो कानून बनाया है उसको न्यायपालिका जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उसकी समीक्षा कर सकती है और उस कानून को रद्द कर सकती है। ये जो नरेंद्र मोदी जी का जो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान था और उसका सबसे उत्कृष्ट नमूना जो है वो जो था वो इलेक्टोरल बॉन्ड, उसको इसी अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट ने रोका था।